आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में। मित्रों, हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षाओं को प्रारंभ किए हैं और आरो प्रारंभिक बैच के तहत। और हम लोग मित्रों जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है दो महत्वपूर्ण टॉपिक का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। एक प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में, और दूसरा जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बारे में हम लोगों ने जो है अध्ययन किया मित्रों। अब हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मित्रों आज। तो शुरू करते हैं आज हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो मित्रों, ये जो वैदिक काल था ये मोटे तौर पर जो है भारतीय इतिहास में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, वो मोटे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है मित्रों। लेकिन भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता का जो है प्रारंभ होते हुए देखते हैं मित्रों। जो इसका टाइम पीरियड है वो मोटे तौर पर जो है 1500 ईसा पूर्व से, मोटे तौर पर जो है वैदिक काल ये 1500 ईसा पूर्व से जो है 1500 ईसा पूर्व से मित्रों जो है 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड ये माना जाता है मित्रों। ठीक है, वैदिक काल का। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग दो भागों में जो है बांट कर देखते हैं। एक ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जो 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक आएगा। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है 600 ईसा पूर्व तक का काल आता है मित्रों। तो हम लोग जब देखते हैं मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से लेकर गंगा यमुना दोआब की तरफ जो है एक नई प्रकार की संस्कृतियों का हम लोग अस्तित्व में आते हुए देखते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कई मामलों में, या हम कहें कि ज़्यादातर मामलों में भिन्न थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, तो आगे आने वाली जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता जिसे कहते हैं वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी मित्रों। वहाँ पर मित्रों जो है वो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेड था या व्यापार था उसका जो मुख्य जो साधन था हमारा वो कृषि और बाहरी व्यापार था मित्रों। लेकिन हम उत्तर वैदिक का मतलब वैदिक काल में हम देखेंगे तो यहाँ कृषि के साथ साथ में जो है यहाँ जो है कृषि के साथ साथ में पशुपालन जो है प्रमुख इनका उद्यम या व्यापार होगा। फिर उसके बाद हम मित्रों देखते हैं कि वहाँ पर लिपि का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, हालांकि वो पढ़ी नहीं गई है, लेकिन हम वैदिक काल में देखते हैं लिपि का प्रयोग करते हुए इनको नहीं देखते हैं। इनकी जो बोलचाल की भाषा मौखिक थी, मतलब मौखिक रूप से ही सारी चीज़ों को करते थे, लेखन कला का ज्ञान इन्हें नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों जो है कई जो है भिन्नताएँ हम देखते हैं जो ऋग वैदिक काल से कुछ नई थी जो उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई पड़ती है मित्रों। तो इस क्रम में हम वैदिक सभ्यता का जो है अध्ययन करते हैं मित्रों, और यहाँ से जो है हम अनेक प्रकार के डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं मित्रों, जहाँ से हमारा इतिहास की रफ्तार जो है आगे बढ़ेगी। तो मित्रों हम लोग जो है ये जो PPT है मित्रों, इसमें हम लोग हमारे जो अध्ययन का जो दायरा रहेगा वो निम्न बिंदुओं का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। इसमें मित्रों पहले हम लोग एक भूमिका के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग मित्रों पहले एक भूमिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसमें वैदिक काल की भूमिका। फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता के जो स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, जो वैदिक सभ्यता के जो स्रोत हैं, इनके जानने के स्रोत, इनको हम कैसे जानते हैं, इनका कैसे हम अध्ययन करते हैं मित्रों, हम उसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों। तो इसमें एक स्रोत में आया एक वैदिक सभ्यता के स्रोत में एक ऋग वैदिक काल से संबंधित स्रोत और दूसरा उत्तर वैदिक काल से संबंधित स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, कि ऋग वैदिक काल की जानकारी कैसे मिलती है और फिर उत्तर वैदिक काल की जो है जानकारी कैसे मिलती है मित्रों। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल है मित्रों ये हमारा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक का समय आता है मित्रों इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो है हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो है वो 600 ईसा पूर्व तक का जो है समय आता है मित्रों, तक की कालावधि आती है। फिर हम पढ़ेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे मित्रों, कि आर्य लोग कौन थे, ठीक है, और कहाँ से आए थे और इनका मूल निवास स्थान क्या था मित्रों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
और फिर चौथा टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों कि आर्यों की भौगोलिक विस्तार क्या था। ठीक है, भारत में जो आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था वो कैसे था मित्रों, मतलब कहाँ तक था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है कहाँ तक था, और फिर उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार कहाँ तक था मित्रों। तुम तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम अगर इंट्रोडक्शन के बारे में देखें मित्रों, तो हम देखें वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है ये अस्तित्व में आती हुई दिखाई देती है मित्रों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो है भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसे जो है आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जो है जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः जो है वेदों से जो है प्राप्त होती है, यानी इस कालखंड की जानकारी का स्रोत हमारा मुख्य रूप से वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है मित्रों। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। जो वैदिक काल है इनको दो भागों में बांटा गया है मित्रों। एक ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो है समय है मित्रों। अब वैदिक काल जो है, वैदिक काल के अगर हम वैदिक काल के अगर हम अध्ययन के बारे में, अगर अध्ययन के स्रोत के बारे में अगर हम बात करें कि अध्ययन के स्रोत हमारे क्या हैं, तो वैदिक काल हमारा एक ऋग्वैदिक काल हो गया, दूसरा उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक, उसके बाद जो हमने बताया है कि वैदिक काल जो है, जो ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक का समय होगा, BC तक का समय होगा। और उत्तर वैदिक काल जो होगा हमारा ये 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो है समय होगा मित्रों। ठीक, तो जो वैदिक काल है मित्रों, तो जो वैदिक सभ्यता है मित्रों, ये ऋग वैदिक काल हो गया, ये उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, ये 1500 से लेकर 1000 तक का BC तक का समय हो गया, और ये हमारा जो है 1000 से लेकर जो है 600 BC तक का जो है समय हो गया मित्रों। ठीक, अब ऋग वैदिक काल जो है इसे दो भागों में हम बांटते हैं। एक साहित्यिक साक्ष्य होता है मित्रों, और दूसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य होता है। यानी इसके जो अध्ययन के जो स्रोत हैं वो एक साहित्यिक स्रोत है मित्रों, एक साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है। ठीक है, तो इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य में जो ऋग वैदिक काल के अध्ययन का एकमात्र स्रोत, जो मतलब जो भारतीय साक्ष्य है एकमात्र स्रोत है, वो ऋग वैदिक काल है मित्रों। ठीक, तो ऋग वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद आता है प्रमुख रूप से, जिनकी रचना जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की बताई जाती है मित्रों। और इनसे जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की जानकारी हमें, या विभिन्न प्रकार के उसमें तत्कालीन समाज के बारे में हमें जानकारी का साक्ष्य ये ऋग्वेद मिलता है। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य मित्रों, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आएगा, एक अभिलेख आएगा, और दूसरा जो है मृदभांड आएगा मित्रों। जो ऋग्वेद काल के अध्ययन के स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य है, इसमें अभिलेख आएगा। अभिलेख में एक कस्सी का अभिलेख है मित्रों, जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास का है, जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास का है। और दूसरा जो बोगज कोई अभिलेख है मित्रों, जो 1400 ईसा पूर्व के आसपास का है, जो 1400 BC का है। ठीक, तो इन दो अभिलेखों का अध्ययन करेंगे मित्रों। उसके बाद मृदभांड में जो है काले व लाल मृदभांड का अध्ययन करेंगे मित्रों, जिसमें इसे BRW कहते हैं, BRW के नाम से भी जाना जाता है, काले और लाल मृदभांड। और दूसरा जो मित्रों हमारा गेरू वर्णी मृदभांड है हमारा, ठीक है, OCP, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑकरे कलर पॉटरी के नाम से जाना जाता है, या गेरू वर्णी मृदभांड। और फिर ताम्रपुंज या तांबे के जो ढेर प्राप्त हुए इस काल के, उनका अध्ययन करेंगे। तो ये ऋग्वैदिक काल के हमारे जो साक्ष्य हैं मित्रों, जिनके माध्यम से हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा मित्रों, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। इसको भी हम साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों में बांट कर देखेंगे। तो जो साहित्यिक साक्ष्य आएगा मित्रों, इसमें 3 वेद आएंगे।
कौन से 3 वेद? 4 वेद तो इसे कुल मिलाकर 4 हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेदिक काल से संबंधित है। और जो उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो इसमें 3 वेद आएगा। कौन कौन से आएंगे? यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद में आएगा यजुर्वेद आएगा, सामवेद आएगा और जो है अथर्ववेद आएगा, और जो है अथर्ववेद आएगा मित्रों। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक साक्ष्य हैं मित्रों। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएगा मित्रों, अरंडक आएगा और उपनिषद आएंगे। ठीक, तो ये हमारे साहित्यिक साक्ष्य को कवर करेंगे उत्तर वैदिक काल के। कौन कौन? एक 3 वेद आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, अरंडक और उपनिषद आएगा मित्रों। उसके बाद जो है हम जब उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों का जब डिस्कशन, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या आएगा? एक चित्रित धूसर मृतभांड आएगा मित्रों, जिसे हम लोग PGW के नाम से जानते हैं। PGW, जिसे हम लोग PGW के नाम से जानते हैं, यानी पेंटेड गे बियर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा उत्तरी काले पालिशदार, उत्तरी काले पालिशदार मृतभांड आ जाएगा मित्रों, जिसे NBPW, जिसे NBPW के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक, तो पेंटेड गे बियर, चित्रित धूसर मृतभांड PGW, और दूसरा उत्तरी काले पालिशदार मृतभांड NBPW आएंगे मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार से ये वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत हैं मित्रों। अब हम इन स्रोतों का जो है अध्ययन करेंगे मित्रों। और ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सैंधव सभ्यता के पतन के बाद, ये तो हमने किया है ऊपर, सैंधव सभ्यता के पतन के बाद आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता की नींव जो है रखी गई थी। तो आर्य क्या थे? ये आर्य एक भाषिक शब्द है मित्रों, आर्य एक भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसे भारोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है मित्रों। और अतः यह एक प्रजाति का बोध कराने वाला शब्द नहीं है मित्रों, बल्कि एक समूह का ये बोध कराता है। उसके बाद आर्य का अर्थ होता है बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न या श्रेष्ठ पुरुष होता है मित्रों। और समाज का कुलीन वर्ग, स्वामी आदि, यानी जो आर्य है ये माना जाता था कि जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होता था, जो कुलीन होता था, वो जो है आर्य कहलाता था मित्रों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, और ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें आर्य शब्द की 33 बार जो है चर्चा की गई है। भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है। ठीक, यानी जो आर्य लोग थे वो नार्डिक प्रजाति से संबंधित थे, जो भारत के पारगमित करने वाली अंतिम जो है प्रजाति थी। इस प्रजाति को आर्यों के प्रतिनिधि एवं हिंदू सभ्यता का जो है जनक माना जाता है, यानी इसी आर्य लोगों को हिंदू सभ्यता का जो है जनक माना जाता है मित्रों। उसके बाद जो वैदिक साहित्य है, उसके बाद जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत, वैदिक साहित्य जो है वैदिक काल में जो साहित्य लिखे गए हैं, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं मित्रों। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अरंडक और उपनिषद का परिगणन किया जाता है। यानी वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं? 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण आता है, अरंडक आता है और उपनिषद आता है। इन्हें जो है वैदिक साहित्य कहते हैं मित्रों। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृषि द्वैपायन, महर्षि कृषि द्वैपायन व्यास जी, महर्षि कृषि द्वैपायन व्यास को जो है वेदों का संकलन करता जो है माना जाता है। और वेद शब्द जो है संस्कृति के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद त्रयी के अंतर्गत, जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी के अंतर्गत जो है प्रथम तीनों वेद को अर्थात ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को जो है शामिल किया जाता है। और वेदों को अपरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कई सदियों तक मित्रों जो है लगातार अनवरत रूप से जो है श्रुतियों के माध्यम से प्रचलित रहे हैं, इसलिए वेदों को अपरुषेय भी कहा जाता है। गुरु के द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को जो है श्रुति की संज्ञा दी जाती है मित्रों। ठीक, तो जो वेद हैं, वेदों को जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है मित्रों। क्यों? क्योंकि इनका जो है संकलन जो है, इनका जो है इन्हें मौखिक रूप से जो है बच्चों को पढ़ाया या समझाया जाता था, तथा ये मौखिक रूप से ही इनका ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था मित्रों।
अब उसके बाद हम वेदों में आए। अब वेदों की हम बात करें, वेदों की, तो वेदों में हम पढ़ेंगे, अब वेदों का हम अध्ययन करते हैं। तो वेदों में एक ऋग्वेद आता है, ठीक है, जैसा कि चित्र से भी यह स्पष्ट है आपका। ऋग्वेद, ऋषि मुनि कुछ हैं लिख रहे हैं, लिखते हुए वेद। तो ऋग्वेद आता है मित्रों, ठीक है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद जो है ये महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे एक तरफ वेद लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ क्या लिख दिया जाता है, कथन लिख दिया जाता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, और सबको एक दूसरे से मिलाना होता है। और कई बार मित्रों वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो स्तुति व गान से संबंधित, देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं से संबंधित है ये ऋग्वेद हमारा। ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम रचना मानी जाती है मित्रों, और यह प्राचीनतम वेद भी है, इसी के नाम पर ऋग्वेद भी पड़ा है इसका नाम। यह पारसी ग्रंथ जो है जिंद अवेस्ता के समकालीन है। जो पारसी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ये उसके समकालीन माना जाता है मित्रों। और ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि जो है शारदा लिपि है, ठीक। जो ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि प्राप्त की गई है वो शारदा लिपि में है। सर्वप्रथम फ्रीडिस रोजन ने 1829 ईस्वी में लैटिन में इसका संपादन किया था, ठीक। यानी जो ऋग्वेद है इसको फ्रीडिस रोजन साहब ने जो है इसको लैटिन भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था। मैक्स मूलर ने सायण के भाष्य सहित, जो मैक्स मूलर महोदय थे, इन्होंने सायण के भाष्य सहित ऋग्वेद का भी संपादन किया है मित्रों, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे उत्तम अंग्रेजी भाषा जो है ओल्डन वर्ग का है। ऋग्वेद का जो सबसे उत्तम जो अंग्रेजी भाषा में इसका रूपांतरण किया गया है वो ओल्डन वर्ग के द्वारा किया गया है मित्रों। उसके बाद ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में, जो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में जो है संगठित है। और इसमें जो है दूसरा और सातवां, जो दूसरा से सातवां तक का मंडल है वो प्राचीनतम जो है माना जाता है। दूसरा से सातवां मंडल जो है मित्रों वो प्राचीनतम माना जाता है। उसके बाद प्रथम और दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। 10 मंडल हैं जिसमें से दूसरा और सातवां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन है, ठीक है। और जो पहला और जो 10वां मंडल है वो क्या माना जाता है, नवीनतम माना जाता है मित्रों, और माना जाता है कि ये बाद में जोड़े गए हैं। वेदों की कुल संख्या, इसमें जो कुल 128 सूक्ति है, ठीक है, जो वेद हैं इनमें सूक्तियों की संख्या 1028 है, तथा मंत्रों की संख्या जो है 10,580 है मित्रों। ग्रथ समद, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि के नाम पर ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं। यानी ये जो हमारे कुछ मुनियों का नाम, ऋषियों का नाम लिखा हुआ है, इनके नाम पर विभिन्न मंत्रों की जो है रचना जो है की गई है मित्रों। उसके बाद मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी मिलते हैं। ये जो मंत्र के रचयिताओं में जो है कुछ पुरुषों ने किया था और कुछ मंत्रों के रचनाएं जो स्त्रियों के द्वारा भी की गई थी। तो पुरुषों में कौन कौन से, गृहसम्मत, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि का नाम मिलता है मित्रों। और स्त्रियों में जो है कौन है, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी और कच्छावती आदि का नाम जो है मिलता है मित्रों। विद्वानों के अनुसार जो है ऋग्वेद की रचना जो है पंजाब में हुई मानी जाती है मित्रों। और ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो ब्राह्मण है होत्र कहलाता था। ये प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला ब्राह्मण क्या होता था, होत्र कहलाता था। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उन सबके भी पुरोहितों का नाम पूछा जाता है मित्रों। तो यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। जब यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो ये होत्र नामक जो पुरोहित होता था वो क्या करता था, मंत्रों का जाप करता था मित्रों। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो वाक्य हम लोग पढ़ते हैं, असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये वाला जो वाक्य है ये ऋग्वेद से ही जो है लिया गया है मित्रों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कभी भी पूछा जा सकता है कि असतो माँ सदगमय नामक श्लोक या नामक ऋचा जो है किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आएगा तो हमें ऋग्वेद उस पर टिक करना होगा मित्रों। उसके बाद फिर यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद
यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। जो यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं मित्रों, ठीक। तो यजुर्वेद क्या है? यजु का अर्थ क्या होता है? ये जो यजुर्वेद, ऋग्वेद केवल ऋग्वेद काल के हैं मित्रों, और बाकी जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद क्या है? ये उत्तर वैदिक कालीन रचना है मित्रों, यानी उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है मित्रों। तो यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ की विधियों का जो है वर्णन किया गया है मित्रों, और इसे अधवर्युवेद भी कहते हैं। इसे अधवर्युवेद भी कहते हैं। यह वेद जो है दो भाग में, यह वेद क्या है? दो भागों में विभक्त है, यानी जो यजुर्वेद है यह दो भाग में विभक्त है मित्रों। एक क्या है? एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक। एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है, ये कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं पाई जाती है मित्रों। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक काठक है, दूसरा कपिस्थल है, तीसरा मंत्रायणी है, और चौथा क्या है? तैतरेय है, ठीक। ये कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं मित्रों। और जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद की जो 5वीं शाखा है वह वाजसनेयी के नाम से जो है जानी जाती है मित्रों, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है रखा जाता है, ठीक। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैतरेयी है मित्रों। उसके बाद जो है यजुर्वेद की जो 5वीं शाखाएं हैं वो वाजसनेयी कहलाती है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है रखा गया है। यजुर्वेद क्या है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ये कई बार पूछा गया है वही मैचिंग में, जो अब जैसे हमने अभी ऋग्वेद वाले में चर्चा किया था कि यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड प्रधान है, और इसका ये क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के जो है कर्मकांडों का जिक्र मिलता है, ठीक। और इसका पाठ करने वाला जो ब्राह्मण जो था उसे अधवर्यु जो है कहा जाता था मित्रों। उसके बाद आते हैं सामवेद पर। उसके बाद आते हैं मित्रों सामवेद पर। सामवेद पर आते हैं मित्रों, जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद के बारे में हमने अध्ययन किया। अब सामवेद पर आते हैं। तो सामवेद में जो है साम का अर्थ होता है गान से होता है मित्रों। साम का अर्थ जो है गान से होता है, और यज्ञ के अवसर पर देवताओं का स्तुत करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहते थे, ठीक। क्या है? साम का अर्थ होता है गान, यानी जिसमें गायन से संबंधित चीज़ों का उल्लेख मिलता है, वो सामवेद है मित्रों। और यज्ञ के अवसर पर देवताओं की इसमें क्या किया जाता था? स्तुति की जाती थी, यानी जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? देवताओं की स्तुति करते थे मित्रों। तो यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति करते हुए सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्गाता कहते थे। और इससे जो जुड़ा हुआ ब्राह्मण होता था कि जब यज्ञ के दौरान जो वेदों को जो गाता था मित्रों, वो उद्गाता कहलाता था। सामवेद में कुल 1810 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है मित्रों, और इसमें अधिकांश जो है ऋग्वैदिक काल की ऋचाओं की पुनरावृत्ति है मित्रों, ठीक। मात्र 78 ऋचाएँ ही जो हैं जो नई हैं और मौलिक हैं, बाकी सब किससे हैं? ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं। और सामवेद में जो है 3 शाखाओं का, सामवेद में 3 शाखाओं में विभक्त है हमारा। कौन? एक कौथुम है, दूसरा रामायणीय है, और तीसरा जो है जैमिनीय है मित्रों, ठीक। एक मिनट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेदों का जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक मित्रों, वो है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो गया, चौथा वेद है अथर्ववेद, ठीक। इस अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी, और इसकी 2 शाखाएं हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, एक शौनक है और दूसरा पिप्पलाद है मित्रों, ठीक है। और अथर्ववेद जो है 20 अध्यायों में ये संगठित है, मतलब इसके 20 अध्यायों की जो है 20 अध्यायों में ये लिखा गया है।
इसमें इतने सूक्त हैं 731 सूक्त और 6000 के लगभग में मंत्रों का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों। इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है मित्रों, जैसे वो मैथिक में जो पूछा जाने वाला है। इसमें जो है रोग निवारण का, राजभक्ति का, विवाह का, प्रणय गीत का और मारण, उच्चारण, मोहन आदि मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों, तथा नाना प्रकार की जो है औषधियों का भी वर्णन मिलता है मित्रों। यानी इसकी जो थीम है, इसका जो विषय है, इन सारी चीज़ों का उल्लेख जो है इसमें मिलता है मित्रों। उसके बाद अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन जो है प्राप्त होता है, जिसमें कुरु जो है प्रमुख है मित्रों। और इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा जो है बताया गया है। इसमें जो राजा परीक्षित हैं उन्हें कुरुओं का राजा बताया गया है मित्रों। और कुरु देश की समृद्धि का वर्णन इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ये अथर्ववेद हो गया। अब जो है हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी वेद हो गया। अब वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। ठीक, तो वेद हो गया, वेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? ये वैदिक संहिताओं का कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। मतलब क्या था, जो हमारे वेद थे उनकी सरल शब्दों में व्याख्या करने के लिए, क्योंकि वेद क्या थे, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे मित्रों, और आम जनमानस जो है उनको समझने में क्या था, अक्षम था, यानी आम जनमानस उसे नहीं समझ सकता था। तो उसकी सरल शब्दों में व्याख्या करने के लिए मित्रों जो है अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों की जो है रचना की गई है मित्रों। तो वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इनका अधिकांश भाग जो है गद्य शैली में लिखा गया है, मतलब व्याख्या शैली में लिखा गया है। और प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं मित्रों। ठीक है, जैसे हम चारों जो वेद होते हैं, तो चारों वेद के जो है वो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं मित्रों, जिससे कि उनकी सरल शब्दों में व्याख्या की जा सके और आम जनमानस भी जो है उनको समझ सके मित्रों। तो ये चारों वेद का यहाँ जिक्र है, और ये जो है उनसे संबंधित कौन कौन से उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं मित्रों। और ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, ऐतरेय था और कौशितकी था। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद जब यजुर्वेद आएंगे, तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण है मित्रों। ऐसे ही हमारा सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा मिलता है, पंचविश ब्राह्मण व जैमिनीय। पंचविश ब्राह्मण व जैमिनीय भी मिलता है, पंचविश ब्राह्मण व जैमिनीय भी मिलता है इसे। और फिर अथर्ववेद जो है मित्रों, अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण है मित्रों। ये आरओ प्रारंभिक परीक्षा, बीओ प्रारंभिक परीक्षा तथा पीसीएस समेत अन्य जितनी भी परीक्षाएं जहां पर इतिहास विषय पूछा जाता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आरओ और बीओ में भी कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा तो आप लोगों को स्वतः पता चल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद तथा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए जिनकी रचना की गई थी, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद, राजा परीक्षित के बाद तथा बिंबुसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है मित्रों। तो बिंबसार आगे जब हम पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, मगध काल पढ़ेंगे, तो उसमें जब हर्यक वंश पढ़ेंगे तो उसमें हमें बिंबसार नामक एक शासक का उल्लेख मिलेगा, जिसका टाइम पीरियड जो है हमारा 544 से लेकर जो है 492 जो है ईसा पूर्व का मिलता है मित्रों। ठीक है, ये इनका जो है टाइम पीरियड मिलता है। तो इसमें राजा ब्राह्मण ग्रंथ में हमें परीक्षित राजा के बाद बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद जो ऐतरेय जो ब्राह्मण है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम जो है प्राप्त होते हैं मित्रों। ठीक, जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें राज्याभिषेक के नियम जो है प्राप्त होते हैं। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण जो ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें राज्याभिषेक से संबंधित जो है नियम प्राप्त होते हैं। और जो शतपथ ब्राह्मण में गंधार, सल, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख मिलता है मित्रों। यानी जब हम शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख करते हैं तो इन वंशों का हमें उल्लेख मिलता है मित्रों, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है मित्रों।
उसके बाद जो है मित्रों अरंडक, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे अरंडक के बारे में पढ़ेंगे, अरंडक के बारे में पढ़ेंगे। तो अरंडक मित्रों, अरंडक बेसिकली वो ग्रंथ होते थे, अरंड मतलब होता है जंगल। तो अरंड ऐसे ग्रंथ होते थे मित्रों जिनकी रचना जो है जंगल में की जाती थी, ठीक है, और इनका अध्ययन भी जो है, अध्ययन और चिंतन मनन भी जो है वो जंगल में ही किया जाता था। और इसमें जो है क्या है, इसने जो है विभिन्न उपनिषदीय चिंतन से संबंधित चीज़ों का या गूढ़ चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है मित्रों, या उसके बारे में लिखा गया है। तो ये अरंडक जो थे ये कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष पर इनका अधिक फोकस होता था मित्रों, ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व जो है प्रदान किया जाता था। वर्तमान में 7 अरंडक, वर्तमान में जो है 7 अरंडक हैं, उपलब्ध हैं। ऐतरेय है, ऐतरेय अरंडक, तैतरेय अरंडक, सांख्यायन अरंडक, उसके बाद ये मैत्रायणी अरंडक, माध्यनंदन अरंडक, तलवकार अरंडक आदि जो अरंडक ग्रंथ जो है वर्तमान में ये पाए जाते हैं मित्रों, जिनसे विभिन्न प्रकार की जो है पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे विभिन्न प्रकार के संबंधित काल की जानकारी जो है मिलती है मित्रों। उसके बाद जो उपनिषद हैं, उपनिषद, इसके बाद हम अरंडक के बाद में उपनिषद पढ़ेंगे मित्रों। और उपनिषद में क्या है, एक मिनट, उसके बाद जो है मित्रों उपनिषद है हमारा। उपनिषद, जो उपनिषद मतलब होता था मित्रों, उपनिषद ऐसे अध्ययन को कहते थे जो गुरु के समीप और गुरु के समीप व निकट रहकर जो है जिनका अध्ययन जो है किया जाता था मित्रों। और इसमें जो दार्शनिक चिंतन से संबंधित चीज़ों का उल्लेख मिलता है, जैसे आत्मा परमात्मा के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, ब्रह्म के बारे में उल्लेख मिलता है मित्रों। तो आदि ये उपनिषदों में इनका जो है उल्लेख मिलता है मित्रों। और ये हमारे भारतीय दार्शनिक, भारतीय दर्शन की रीढ़ है मित्रों, ये उपनिषद साहित्य, जिनसे जो है हमें आगे दर्शन का विकास होते हुए दिखाई देगा मित्रों। तो उपनिषद में क्या है देख लेते हैं। उपनिषद में प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है, ठीक है, ये विशुद्ध रूप से ज्ञान पक्ष को जो है प्रस्तुत करते हैं मित्रों। सृष्टि के रचयिता ईश्वर, जीव आदि पर इनका दार्शनिक विवेचना इन ग्रंथों में जो है उपलब्ध है या पाई जाती है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के रूप में उपनिषद हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है मित्रों, ठीक। ये अपनी शिक्षा क्या देते हैं कि मनुष्य की आत्मा का उद्देश्य क्या है, विश्व की आत्मा के साथ में मिलना है, या आत्मा का परमात्मा से एकीकरण की बात जो है करता है मित्रों। जो मुख्य उपनिषद है हमारा वो ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडूक है, तैतरेय है, ऐतरेय है, छांदोग है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर उपनिषद और कौसुतकी उपनिषद है मित्रों, ठीक। ये सारे उपनिषद जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य ये प्रस्तुत करते हैं मित्रों। इसमें जो एक कठ उपनिषद है, ये जो कठ उपनिषद है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों कि यम और नचिकेता का संवाद जो है किसमें मिलता है मित्रों। इसमें आप लिख दीजिए कि यम एवं नचिकेता, यम एवं नचिकेता का संवाद, यम एवं नचिकेता का संवाद, ठीक। जो यम और नचिकेता का संवाद जो है मित्रों, ये कठोपनिषद में सबसे पहले जो है हमें प्राप्त होता है मित्रों। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं मित्रों कि हम लोग को आज नहीं पता है कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद भी क्या जीवन है या नहीं है, या जीवन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हमारे कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है मित्रों। तो ये प्रश्न आज, जैसे हम लोग आज हम इन प्रश्नों पर आज भी जो है विचार विमर्श करते हैं मित्रों। तो ये विचार विमर्श प्राचीन काल में भी जो है हमें कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में दिखाई पड़ता है, जिसमें नचिकेता जो है यमराज से संवाद करती हैं और उनसे प्रश्न पूछती हैं कि वो यमराज से जानना चाहती हैं कि जो है मरने के बाद में जीवन का क्या होता है, क्या हमारे कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसमें यमराज जी असमंजस में पड़ जाते हैं और बाद में जो है वो उनके प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं, तो जिसमें वो कहते हैं, ठीक है, कि मरने के बाद में वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, पेड़ पौधा, जीव जंतु सभी में क्या आत्मा निवास करती है, और आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश है मित्रों, ठीक है।
तो इसी प्रकार कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा का एक अंश है और कर्मों का फल मिलता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अकॉर्डिंग उसे फल जो है मृत्यु के बाद में अगले जन्म में प्राप्त होता है मित्रों। तो ये यम नचिकेता संवाद में ही सबसे पहले इसका दृष्टांत मिलता है मित्रों। उसके बाद जो है एक छांदोग उपनिषद है हमारा, ये छांदोग उपनिषद, इसमें जो है सबसे पहले कृष्ण भगवान का उल्लेख मिलता है मित्रों। ये भी पूछा गया है कि किसमें कृष्ण का उल्लेख, सर्वप्रथम कृष्ण के नाम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग उपनिषद में मिलता है मित्रों। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हम लिख देंगे यहाँ पर, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, कृष्ण का जो है सर्वप्रथम उल्लेख, जो कृष्ण का जो है सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, छांदोग उपनिषद में मिलता है मित्रों। ठीक। और भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य, भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है मित्रों। ठीक। और जो हमारा आदर्श वाक्य है कौन, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, ये हमारे किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है मित्रों। एक मिनट। तो इस प्रकार से मित्रों हमने जो है साहित्यिक साक्ष्यों का जिक्र किया जो वैदिक काल से संबंधित साहित्यिक साक्ष्य हैं मित्रों। अब हम पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें, पुरातात्विक स्रोत की बात करें, तो इसमें एक क्या है, एक बाहरी स्रोत है हमारा मित्रों, और दूसरा क्या है हमारा, और दूसरा जो हमारा आंतरिक स्रोत है, यानी जो भारत में पाए गए स्रोत हैं। ठीक। तो पुरातात्विक शास्त्रों में जो बाहरी स्रोत है मित्रों, इसमें एक कस्सी अभिलेख आता है, कस्सी का अभिलेख आता है जो 1600 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है मित्रों। और इस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा का भारत में जो है आगमन हुआ था मित्रों। तो कस्सी अभिलेख सबसे पुराना पुरातात्विक साक्ष्य है जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारत की ओर आगमन का साक्ष्य जो है प्रस्तुत करता है। तो कस्सी अभिलेख हो गया। और दूसरा मित्रों क्या है, एक बोगज कोई अभिलेख है, या इसे मितन्नी अभिलेख भी जो है के नाम से भी जाना जाता है। ये 1400 ईसा पूर्व का है मित्रों, और एशिया माइनर में यह पाया गया अभिलेख है मित्रों। इसमें क्या है, इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबी वलिम और मितन्नी के राजा जो थे मितु ऊजा के मध्य में हुई संधि के साक्षी के रूप में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है मित्रों। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों, आदि का उल्लेख मिलता है। और इसमें ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता अग्नि जो है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों कि बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है मित्रों। और इसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है, अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। ये कई बार पूछा गया मित्रों, कई बार पूछा गया, ये फैक्ट है मित्रों। उसके बाद वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों का जो वर्गीकरण अगर हम देखें तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गया जो बाहरी स्रोत हैं। और अब हम जो है ये बाहरी स्रोत हैं जो भारत के बाहरी भूमि पर पाए गए हैं, और ये हम कह लें भारत में पाए गए जो स्रोत हैं, भारत में पाए गए स्रोत, भारत में जो पाए गए स्रोत हैं, या हम कहते हैं कि भारतीय भूमि में जो पाए गए स्रोत हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्गीकरण जो भारतीय है, या ब्रैकेट में यहाँ ऐसे ही कर दें कि जो भारतीय स्रोत हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों को जो हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है विभाजित कर हम देखते हैं मित्रों। तो इसे हम 2 भागों में बांट दिए, यानी वैदिक सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्गीकरण यानी जो भारतीय वर्गीकरण है, इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक। एक ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, एक जो है ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल हो जाएगा मित्रों। ठीक। तो ऋग्वैदिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आएगा, ऋग्वैदिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें क्या क्या आएगा, एक काले व लाल मेदभांड आ जाएंगे जिसमें BRW कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर आ जाएगा, ताम्रपुंज आ जाएगा यानी जो कॉपर के जो निक्षेप पाए गए हैं। ठीक। और तीसरा आ जाएगा हमारा गेरू वर्णी मेदभांड आ जाएगा, जिसे OCP भी कहते हैं या ऑकरे कलर पॉटरी भी कहते हैं मित्रों। ठीक। ये ऋग्वेद काल से संबंधित जो है पुरातात्विक साक्ष्य है मित्रों।
उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य की जिक्र होगी तो वहां पर आएगा एक चित्रित धूसर मृद भांड आएगा। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य आएंगे मित्रों, तो उसमें चित्तित धूसर मृद भांड आ जाएगा जिसे PGW कहेंगे, और दूसरा आ जाएगा उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड आ जाएगा जिसे NBPW जो है के नाम से जाना जाएगा मित्रों। ठीक, इस प्रकार से मित्रों जो वैदिक काल से संबंधित जो हमारे स्रोत हैं, वैदिक काल के जो स्रोत हैं, ऋग्वेद काल उत्तर वैदिक काल के से संबंधित जो स्रोत हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है पुरातात्विक साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। अब हम क्या करेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, अर्थात आर्य जो है कहाँ से भारत की ओर आए थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था मित्रों, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों में जो है अभी भी मतभेद है, जिसमें प्रमुख जो इतिहासकार हैं और उन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है हम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आर्यों का जो मूल स्थान था, आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद जो है प्रश्न है मित्रों। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, मैक्स मूलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे। बाल गंगाधर तिलक इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। अविनाश चंद्र सप्त सैंधों को मानते हैं। LD कल कश्मीर को मानते हैं। DS त्रिवेदी देविका प्रदेश से मानते हैं, और राजवल्ली पांडे मध्य देश से मानते हैं मित्रों। तो ये विभिन्न इतिहासकारों के बीच में इनके अपना अपना एक सिद्धांत है, अपना अपना एक इन्होंने जो है एक तर्क प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से अपने सिद्धांतों को जो उन्होंने प्रकट करने की मतलब उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है कि आर्यों का निवास स्थान ये था मित्रों। लेकिन मित्रों ये जो सारे विद्वान हैं सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये जो मैक्स मूलर नामक विद्वान है, ठीक है, मैक्स मूलर ने इन्होंने जो कहा था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया था, कि मैक्स मूलर का विचार था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो मध्य एशिया था, इससे जो है अधिकांश विद्वान जो है इसी सिद्धांत से जो है सहमत हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया के जो है निवासी थे मित्रों, और मध्य एशिया से इनका भारत की ओर जो है आगमन हुआ था। और मध्य एशिया में जो वर्तमान समय के जो 5 तान वाले देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ऐसे जो 5 तान हैं मित्रों, उन 5 तान वाले जो देश हैं वो मध्य देश कहलाते हैं, आजकल के जो मध्य एशिया कहलाते हैं, वहाँ से आर्यों का आगमन जो है माना जाता है, और अधिकतर विद्वान जो है इससे सहमत भी है मित्रों। अब आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है देखें, आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार देखें तो आर्यों के भौगोलिक विस्तार को जो है 2 भागों में वर्गीकरण करके जो है समझा जा सकता है। एक ऋग्वैदिक कालीन विस्तार और दूसरा जो है हमारा उत्तर वैदिक कालीन जो विस्तार है मित्रों। ठीक है, अब ऋग्वैदिक कालीन अगर हम विस्तार की बात करें, अब ऋग्वैदिक कालीन जो विस्तार की बात करें, ऋग्वैदिक कालीन जो विस्तार है, हमारा, तो हम मानेंगे कि आर्य सर्वप्रथम जो है, हम देखते हैं ऋग्वेद काल में आर्य जो है कहाँ थे या इनका निवास स्थान क्या था मित्रों, और फिर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इनका क्या निवास स्थान था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो विस्तार था, तो आर्य जो थे सर्वप्रथम जो है सप्त सैंधो प्रदेश में आकर जो है बसे थे, क्योंकि ये जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था, इन जो इंडिया का मैप है ये ऐसे है कुछ, ठीक है, ये है, और इधर जो है क्या है, इधर जो हमारा आज का जो है ऐसे पाकिस्तान है मित्रों, और इधर क्या है हमारा अफगानिस्तान है मित्रों, और ऐसे जो है हमारा ये मध्य एशिया का क्षेत्र उधर है मित्रों। ठीक है, तो आर्य जो सबसे पहले सैंधो नदी कैसे बहती है, सैंधो रिवर जो है हमारी ऐसे बहती है, ठीक है, उसके बाद में इसी में आकर अन्य नदियाँ जो ऐसे ऐसे मिलती जाती हैं, ठीक, अन्य नदियाँ ऐसे ऐसे में मिलती जाती हैं, तो इधर से आए थे आर्य लोग। एक मिनट, तो आर्यों का निवास इधर से आए थे मित्रों, इधर से इनका आगमन हुआ था,
तो मोटे तौर पर क्या हुए थे, ये सैंधव के आसपास के क्षेत्रों में ही जो है इनका बसावट जो है आरंभ में देखने को जो है मिलता है मित्रों। तो आर्य जो है सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर जो है बसे थे। आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है हमारा जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश यानी गंगा नदी तक तथा यमुना नदी के पश्चिम का कुछ भाग जो है सम्मिलित था मित्रों। ठीक, यानी हमारी जो गंगा रिवर है कैसे बहती है, ऐसे बहती है हमारी, यमुना रिवर कैसे ऐसे बहती है हमारी। तो मोटे तौर पर जो आर्य आए थे इनका जो निवास स्थान ये था, इसके आसपास, इनके आसपास जो था ये उत्तर भारत का क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, उत्तरी गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, उसके पश्चिम में राजस्थान के उत्तर, हरियाणा में, पंजाब में, और उधर सैंधव और जो वर्तमान का समय है पंजाब के क्षेत्र तक, पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वो भारतीय पंजाब प्रांत है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में इनका जो है मोटे तौर पर जो है निवास स्थान था मित्रों। अफगानिस्तान से जो है इनके निवास स्थान के बारे में क्या जानकारी मिलती है, जो अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक, अब जिन जिन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो इसका मतलब है कि आज जो है वहाँ पर निवास कर रहे थे मित्रों। तो अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिनमें प्रमुख क्या है, कुंभा है, सुवास्तु है, कुंभू है, जिसमें कुंभा है जो काबुल के नाम से जानी जाती है, सुवास्तु स्वात, कुंभू कुर्रम और गोमती या गोमल है मित्रों। इन 4 नदियों का उल्लेख मिलता है जो अफगानिस्तान से संबंधित है। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वप्रथम सप्त सैंधव शब्द का जो है प्रयोग किया गया है मित्रों। उसके बाद इस क्षेत्र की 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक, इस जो ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनसे ये पता चलता है कि ऋग्वेद काल में जो आर्य थे हमारे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था। तो पता चलता है कि ऋग्वेद में 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा आता है कि ऋग्वेद में किन किन नदियों का उल्लेख है, तो 7 नदी हैं। उन 7 नदियों में कौन कौन सा है, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, शतुर्दी या सतलज नदी है, बिपाशा या ब्यास नदी है, उसके बाद परुशरणी या रावी नदी है, अस्किनी या चेनाब नदी है, और बितस्ता या झेलम नदी है मित्रों। उसके बाद ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का एक बार, जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का क्या है एक बार, तथा यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है मित्रों। जिससे ये पता चलता है कि आर्यों का जो है निवास स्थान इन सप्त सैंधव यानी सप्त सैंधव के आसपास वाली नदियों में और गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्रों में रहा होगा मित्रों। उसके बाद सरस्वती एवं दृश्यदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुनीत समझा जाता था, मतलब बहुत पवित्र समझा जाता था, जिसे ब्रह्मावर्त की संज्ञा जो है दी गई है मित्रों। उसके बाद जो है मित्रों वैदिक काल की नदियाँ, जो वैदिक काल की नदियों के बारे में देखें तो वैदिक संहिता में जो 31 नदियों का जो है उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है और ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो पूरे ऋग्वेद में जो है वो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के जो पूरे वैदिक संहिता है उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में 25 नदी हैं और ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है हमारा उसमें 21 नदियों की चर्चा मिलती है मित्रों। उसके बाद जो नदी सूक्त है इसमें बिपाशा या ब्यास नदी के बजाय कश्मीर की मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक, नदी सूक्त है जो ऋग्वेद का, इसमें बिपाशा या ब्यास नदी के बजाय कश्मीर की मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है मित्रों। तो सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती थी, जिसे नदीतमा भी कहा जाता था, और सर्वप्रमुख और महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी थी। ठीक, ये क्या कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती, जिसे नदीतमा जो है कहा जाता था मित्रों। उसके बाद जो ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है मित्रों, ये प्राचीन नाम है और ये जो है आधुनिक नाम है मित्रों। ठीक, नदियों का जो प्राचीन और आधुनिक नाम है। सतुर्दी नदी जो है यह सतलुज का प्राचीन नाम था मित्रों। अस्किनी चेनाब का प्राचीन नाम था मित्रों। बिपाशा ब्यास का भी प्राचीन नाम था। कुंभा काबुल का प्राचीन नाम था। सदा नीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम था मित्रों। सुवस्तु स्वात नदी का प्राचीन नाम था। परुशरणी रावी नदी का प्राचीन नाम था। बितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। गोमती गोमल नदी का
ये गोमल गोमती नदी का प्राचीन नाम था मित्रों, और दृष्टदती जो था वो घग्गर नदी का जो है प्राचीन नाम था मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नदियां हो गई और इनका जो है आधुनिक नाम हो गया। उसके बाद जो है मित्रों उत्तर वैदिक कालीन जो विस्तार, एक मिनट, जो उत्तर वैदिक कालीन विस्तार था, उत्तर वैदिक कालीन जो विस्तार था, ठीक, उत्तर वैदिक कालीन विस्तार, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल में जो आर्यों का विस्तार होता है वो सप्त सैंधों के आसपास के क्षेत्रों में तथा गंगा यमुना दोआब के पश्चिमी क्षेत्रों में या आधुनिक उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ऋग वैदिक काल के आर्यों का विस्तार देखने को मिलता है मित्रों। अब उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार क्या है? उत्तर वैदिक काल में मित्रों एक विदेध माधव की कथा का उल्लेख मिलता है मित्रों, जिसमें यह माना जाता है कि विदेध माधव जी ने जो है अपने मुख में जो है अग्नि को जो है धारण किया था, ठीक, और जैसे ही उन्होंने मित्रों जो है घृत का नाम लिया था वो अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई थी, ठीक है, और पृथ्वी पर गिर गई थी, और जो है अग्नि प्रज्वलित होकर पृथ्वी पर गिर गई तो वो धीरे धीरे जो है जंगल था पूरा, ये गंगा यमुना जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था, ये जो हम देखते हैं, ऐसे था, ये हमारा मैप था मित्रों। तो हम जब देखते हैं, ये हम जब देखते हैं मित्रों कि ये गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था, ये गंगा थी, ऐसे यमुना नदी थी मित्रों, तो ये सब जो क्षेत्र था ये पूरा जंगली क्षेत्र था उस समय, मतलब आज भी तराई वाला क्षेत्र देखिए जंगल से भरा हुआ है। तो हम देखते हैं जब ऋग वैदिक काल था तो वहाँ पर क्या था, आर्य लोगों का जो मूल निवास स्थान था ये क्षेत्र था मोटे तौर पर, ये क्षेत्र जो है मोटे तौर पर ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। कब? ऋग वैदिक काल में हम देखते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम देखते हैं कि जो आर्यों का विस्तार था उत्तर पश्चिम से लेकर जो है ये पूर्वी भारत की ओर जो है आर्यों का प्रसार होते हुए हम देखते हैं मित्रों। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर एक विदेध माधव की शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ जो है उसमें एक विदेध माधव की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो विदेध थे हमारे, जिसमें यह माना जाता है कि विदेश ने जो है अपने मुंह में जो है अग्नि को धारण किया था और घृत का नाम लेते ही जो है अग्नि प्रज्वलित होकर नीचे गिर गई थी मित्रों। और वो जो है जब अग्नि प्रज्वलित होकर नीचे गिरी तो वो यहाँ के जो जंगल थे और यहाँ की जो नदियाँ थी इन सबको जलाते हुए और नदियों को सुखाते हुए मित्रों यहाँ तक आ गए थे। तो बिहार के यहाँ पर जो गंडक नदी या सदानीरा नदी कहते हैं, यहाँ पर बहती थी सदानीरा, यहाँ पर बहती थी सदानीरा अथवा गंडक नदी बहती थी मित्रों। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर आकर गंडक नदी के पास में, ये गंडक नदी के पास में आकर, ये गंडक नदी के पास आकर क्या हुआ था, ये अग्नि बुझ गई थी और आर्यों का विस्तार पूरब की ओर जो है नहीं हो पाया था मित्रों। ठीक है, तो कुल मिलाकर इससे एक चीज़ तो ये पता चली कि कुल मिलाकर एक चीज़ ये पता चली मित्रों कि जो आर्यों का विस्तार जो है ऋग वैदिक काल में सप्त सैंधों के आसपास के क्षेत्रों तक था, उसका विस्तार कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, यानी गंडक नदी तक जो है आर्यों का विस्तार जो है हो चुका था मित्रों। ठीक, और बाद में क्या किया इन्होंने, आर्यों ने जो है यहाँ से जो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में किया, उसके बाद जो है आगे देखते हैं फिर मध्य देश जो है हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के क्षेत्र का जो यानी जो हिमालय क्षेत्र से यहाँ जो मध्य भारत में विंध्याचल तक का क्षेत्र था, यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रसार किया, यहाँ पर अपना प्रसार किया, विंध्याचल क्षेत्र तक प्रसार किया। और उसके बाद जो है ब्रह्मावर्त में यानी सरस्वती व दृष्टदती नदियों के बीच, यानी ब्रह्मावर्त क्षेत्र ये था जो सरस्वती व दृष्टदती नदी का क्षेत्र था, यहाँ फिर प्रसार किया। और उसके बाद में जो क्या है ब्रह्म ऋषि देश गंगा यमुना हो गया, मध्य देश हिमालय विंध्याचल हो गया, आर्यावर्त मध्य देश के साथ बिहार बंगाल के दक्षिण पूर्व तक का इलाके में विस्तार किया, यानी ब्रह्मावर्त तक यानी बंगाल और बिहार तक फिर बाद में इन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार कर लिया था। तो इस प्रकार जो है उन्होंने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर लगभग जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार जो है हो चुका था मित्रों। तो क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ लेते हैं एक बार कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के प्रसार का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में विदेध माधव की कथा से मिलता है मित्रों, जैसा कि हम समझा चुके हैं आपको। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सदानीरा या गंडक नदी आर्यों की पूर्वी सीमा थी क्योंकि अग्नि बुझ गई थी। उसके बाद में आर्यों ने समस्त आर्यावर्त पर जो है कब्जा कर लिया था मित्रों। ठीक,
अब ये कुछ उन्होंने जो कब्जा किया था आर्यों ने, ये उससे संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म है और किन किन क्षेत्रों पर कब्जा किया था ये उसके बारे में है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र आता था। जो ब्रह्म ऋषि क्षेत्र में जो गंगा यमुना दोआब यानी जो गंगा और यमुना दोआब के बीच का क्षेत्र था ये आता था। जो मध्य देश में था, हिमालय से विंध्याचल के बीच का क्षेत्र आता था, यानी जो हिमालय पर्वतमाला ये ऐसे है हमारी, तो यहाँ से लेकर जो है यहाँ से जो नर्मदा नदी के या विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र था। उसके बाद आर्यावर्त जो था मध्य देश बिहार और बंगाल तक का क्षेत्र था। बंगाल के दक्षिण पूर्वी इलाका था, यानी मध्य देश था तथा बंगाल यहाँ कहीं था और बिहार यहाँ कहीं था, तो इसके पूर्व का तक का क्षेत्र था। और जो ब्रह्मावर्त था ये सरस्वती व दृश्यदती नदियों के बीच का क्षेत्र था, यानी सरस्वती और दृश्यदती नदी यहाँ पर कहीं बैठी थी तो उसके बीच का क्षेत्र था। तो इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत पर लगभग समस्त आर्यावर्त पर कब्जा आर्यों का हो चुका था। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने वैदिक काल की भूमिका के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद उसके हम वेदों के अध्ययन के जो स्रोत हैं हमने उसके बारे में पढ़ा, और ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान था उसके बारे में, और फिर आर्यों के विस्तार के बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में मित्रों हम ऋग्वेद काल के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, व्यापार आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर उत्तर वैदिक काल के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, व्यापार आदि का अध्ययन करेंगे मित्रों। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मित्रों